क्या मार्केट के अंदर हम फुल टाइम ट्रेडर बन के मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं? ये पॉसिबल डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी क्या है, हर कोई स्टार्ट कर रहा है ऑप्शन से ट्रेडिंग। ऑप्शन से वो तो डेफिनेटली नहीं करना है। इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए विद अ लिमिटेड कैपिटल। राइट सर। जो है सर, राइट टेक्निकल एनालिसिस क्या होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए? बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे गुरुज है और जो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, और बहुत सारे रिटेलर कंफ्यूज्ड हो गए। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या राइट टेक्निकल होना चाहिए, क्या राइट इंडिकेटर होना चाहिए। आपने हमें बोला कि इक्विटी से आपको ट्राई करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो इक्विटी के साथ मैं कैसे बाय करूं और कैसे मैं उससे एग्जिट कर जाऊं, उसकी मोटा मोटा अप्रोच कैसे होनी चाहिए, मैं कैसे स्टार्ट करूं उसको? तो अल्टीमेटली इस लेवल पे आएगा तो हमको बाय करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडिंग चाणक्य में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो दोस्तों बड़ी खास है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा ट्रेडिंग के बारे में। आज हमारे साथ हमने एक ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेडर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम वीडियो के अंदर, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। 2007 में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और वहाँ से उनकी जर्नी चलती हुई आ रही है। और जिन ट्रेडर की हम बात कर रहे हैं, लगातार 3 इयर्स में ट्रेडर कॉन्क्लेव का वो हिस्सा रहे हैं, 2022, 23 एंड 24, जिनके अंदर सभी एक्सपीरियंस ट्रेडर अपनी नॉलेज देते हैं बाकी लोगों को कॉन्क्लेव के अंदर। तो आज दोस्तों हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे चैनल पे जॉय मुखर्जी सर को। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, सालों का एक्सपीरियंस है और आपको सिखाएंगे कुछ खास बातें ट्रेडिंग की। तो ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो को। ये वीडियो आपको जरूर वैल्यू क्रिएट करेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन जो भी जॉय सर बोल रहे हैं वो एक सफल ट्रेडर होने के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो वेब बेस्ड पॉडकास्ट है ये आपके जरूर काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, जॉय सर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हेलो एवरीवन, हमारे साथ मौजूद है जॉय मुखर्जी सर, और बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है। जैसा मैंने इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करी है तो लगातार कॉन्टिन्यूसली 3 बार ट्रेडर कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, 2022, 23 एंड 24। और सर डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, जितना मैं जानता हूं सर के बारे में, बाकी सर आपको बताएंगे। तो आज हम इनवाइट हमने करा, तो सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच जॉय सर। तो सर स्टार्ट करते हैं, आपकी जर्नी सर ट्रेडिंग की कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए बहुत कुछ हम सीखेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम आपसे, और उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम आपसे सीखे एटलीस्ट ट्रेडर की लाइफ के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करें। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए जितने भी ट्रेडर से मैं डिस्कस करता हूँ या मैं एवरी संडे हम काफ़ी ट्रेडर से डिस्कशन करते हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा 5 लाख लॉस है, मेरा 40 लाख का लॉस है, मेरा 1 CR का लॉस है, कैसे हम उसको रिकवर करें? तो आपकी मेंटलिटी ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट के अंदर पैसे बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट के अंदर पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम जॉय सर से सीखेंगे। तो वेलकम सर, ट्रेडिंग चाणक्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, हेल्थी है, वेल्थी है, हैप्पी है। और सर आप अपने बारे में बताइए कि कैसे सर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मार्केट को? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया 2007 से। 2007 दिसंबर में हमने मार्केट में फर्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया। देयर आफ्टर इक्विटी से ऑप्शंस, फ्यूचर्स, और अभी आई ट्रेड इन फ्यूचर्स मोस्टली। द रीजन इज फ्यूचर्स में आई फील दैट इज माई पार्ट ऑफ नॉलेज के हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। And the one thing, number 1, number 2 is मार्जिन मिलता है उधर पे। तो उधर पे आपको बहुत कम अमाउंट से ही आप ट्रेड कर सकते हो एंड यू कैन हेज दैट पोजीशन वेरी इजीली। और स्मॉल कैपिटल या स्मॉल ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली फ्यूचर्स मे नॉट बी द बेस्ट पार्ट, बट मेरे लिए फ्यूचर्स काम करता है, क्योंकि मेरे लिए इक्विटी ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही एक डायरेक्शनल पोजीशन होल्ड करना है।
तो हाँ, हमने डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे 2007 से ही, बट देयर आफ्टर आहिस्ता आहिस्ता हमने भी सीखना स्टार्ट किया डिमांड सप्लाई थ्योरी, अलॉन्ग विद दैट कुछ और भी हैकनेसिव ऐसा कुछ डायरेक्शनल व्यूज, डायरेक्शनल ट्रेनिंग हम कोशिश करते हैं। और मेरे लिए डायरेक्शनल ट्रेडिंग वर्क करता है, तो आई एम डूइंग इट। ग्रेट सर। सर मेनली 2007 एक मतलब ऐसा ईयर था कि नेक्स्ट ईयर मार्केट के अंदर क्रैश आया। तो मेनली सर मैं यही जानना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर ऐसे क्रैशेस बहुत रेयर होते हैं और नॉर्मली एवरी 10 इयर्स और 15 इयर्स के अंदर इस तरीके की क्रैशेस हमें मार्केट में दिखते हैं। एक ट्रेडर का मेन मोटिव ये होता है कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करे। तो 2007 के बाद जो 2008 का सर क्रैश था, उसके बाद सर आपने क्या सीखा मार्केट से कि बेसिकली हुआ क्या, कैसे रिस्क आपने मैनेज करा, और प्लस ऑब्वियसली सबको लॉस हुआ था उस टाइम, आपका क्या एक्सपीरियंस था मार्केट से? ड्यूरिंग 2007, 8, not 7, 8, 9, ये in these 2 years, इस टाइम पे पैसा बनाना बहुत टफ था, क्योंकि हमने देखे हैं कि जो स्टॉक्स 1000 पे ट्रेड हो रहा था वो 10 रुपये पे आ गया, ऐसे भी स्टॉक्स थे। तो वेदर इक्विटी ट्रेडिंग और एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे आपका पैसा बनाना टफ था डेफिनेटली। बट द थिंग इज दैट उधर से आपको और भी एक चीज आपको जानने को मिलेगा कि मार्केट से ऊपर जाने का ही नाम नहीं है, मार्केट में करेक्शंस भी आता है, मार्केट में एक अपोजिट साइड भी है जिसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे तो बुल रन पे तो हर कोई पैसा कमा लेता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलवेज इन प्राइमरी बुल रन, ये अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जा रहा है, अप डाउन कर रहा है, बट अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। बट अब देखोगे कि रिटेल ट्रेडर्स जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, जो भी लास्ट रैली पे पैसा बनाए हैं वो लॉस हो जाता है, या अराउंड दैट अमाउंट उसका लॉस हो जाता है। तो इसी के कारण मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स स्ट्रगल करते हैं। अभी अगर हम लोग अपने लॉस को लिमिट कर पाए, दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम, ये अपने लॉस को अगर हम लिमिट कर पाए, अगर फिक्स कर पाए, और मोर ओवर दैट इसको प्रीफिक्स कर पाए, मतलब पहले से इसको आइडेंटिफाई करें कि हमको कितना लॉस करना है, मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, हम खुद करेंगे, ये मुझे इतना लॉस करना है इस ट्रेड पे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो क्या होगा, वी ऑलरेडी नो, हम लोग पहले से इसके बारे में हमको पता है कि हमको इतना मैक्सिमम लॉस होगा। तो वो चीज हमको 2008-9 पे बहुत इफेक्टिवली सीखने को मिला था कि ये चीज आगे चलते हुए मुझे हेल्प किया कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग टेक्निक्स, आप डायरेक्शनल हो नॉन डायरेक्शनल हो, ये दूर का बात है, पहले अपना रिस्क को मैनेज करो, उसको लिमिट करो और उसका प्रीफिक्स करो। ये रियल टाइम बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये मेरा बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस था, और एंड आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। फर्स्ट फ्यू इयर्स पे ही ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये चीज को नजर पे रखना है। राइट सर। तो एक्चुअली सर देखिए, मेरे हिसाब से भी मार्केट के अंदर क्या है ना कि जो कुछ आपने लाइफ के अंदर नहीं करा वो मार्केट शायद आपसे करा देती है। तो नॉर्मली हम मार्केट के अंदर हमेशा हारना हमें पसंद नहीं है। नॉर्मली हम स्कूल के अंदर भी अगर मार्क्स ला रहे तो ऑब्वियसली हमें फेल होना पसंद नहीं है, हमें वो 33% से तो ज़्यादा लाना है। लेकिन जिसको हारना पसंद नहीं है, मैं कई बार बोलता हूँ कि 2 महीने एक बार ट्रेडिंग करके देखो, मार्केट आपको इतना आ रहा है कि शायद आपको डर ना लगे हारने से, शायद आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाए मार्केट में। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिज़ाइन करे, और एक्चुअली एक रिटेल ट्रेडर को बहुत बेसिकली काफ़ी इश्यूज आते हैं मार्केट के अंदर, और मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि पैसे बनाओ ना बनाओ, एटलीस्ट ब्रेक इवन के आसपास ना हो मार्केट के अंदर। सर मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मार्केट से बनाए जा सकते हैं कंसिस्टेंट फॉर लिविंग? क्या मार्केट के अंदर हम फुल टाइम ट्रेडर बन के मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं? ये पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल है। आपको क्यों बनना है, फर्स्ट ये क्वेश्चन है, आपको क्यों बनना है, कि आपको ट्रेडर ही क्यों बनना है?
आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आप इसके लिए आपका नॉलेज, आपका प्रैक्टिस, आपका स्ट्रेटेजी, हर चीज तैयार है क्या नहीं, वो बैक टेस्टेड है क्या नहीं, फॉरवर्ड टेस्टेड है क्या नहीं, उसको आप जब आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस पे हो या कोई और अदर प्रोफेशन पे हो, दैट टाइम उसको मार्केट में अप्लाई किए हो या नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आता है। अगर इफ यू आर मैनेजिंग, अगर आप अपना पैसे को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो को बेटर देन द मार्केट एवरेज कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, तो उसको आप अच्छे से कर ही सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट उसको पहले एटलीस्ट 2 इयर्स आप करो, एक्सपीरियंस करो कि हाँ हमसे ये होगा, तभी करो। ऐसा नहीं है कोई ट्विटर पे या कोई और सोशल मीडिया पे कोई कर रहा है तो हमको भी करना है, ऐसा नहीं होता है। बट ये हर एक का अपना अपना जर्नी होता है। तो इस जर्नी को तो खुद को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है, और वो डिसीजन लेने के पहले एक टाइम चाहिए जो उस डिसीजन को सपोर्ट करे कि हम ये चीज कर रहे हैं ना, तो ये हम आगे चलते हुए भी कर पाएंगे। तो ये 1 महीना 2 महीना प्रॉफिट हो गया तो हम फुल टाइम ट्रेडिंग पे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। लंबा टाइम फ्रेम पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। राइट। तो जॉय सर हमें कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि मार्केट के अंदर आप कैसा बिहेव करोगे। नोबडी नोस आप कैसा रिएक्ट करोगे जब मार्केट में आप ट्रेड करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी मार्केट के अंदर डायरेक्ट जाकर के, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं कि कूदना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा अमाउंट ला करके ट्राई करो, देखो कि मार्केट के अंदर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, मार्केट आपके साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो एक टाइम के बाद आपको खुद ही आंसर मिलेगा कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हो, ट्रेडिंग आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा, मार्केट से पैसा बनाना सिर्फ ट्रेडिंग ही एक सोर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है मार्केट से पैसे बनाने का। तो आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उसके अंदर भी स्विच कर सकते हो। तो ये आपकी कॉल है कि आपको मार्केट के अंदर क्या करना है। काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉब छोड़ दूं क्या या बिजनेस छोड़ दूं और मैं मार्केट के अंदर फुल टाइम आ जाऊं। सर ने बहुत अच्छा आंसर करा है कि पहले आप ट्राई करो, 2 इयर्स के लिए ट्राई करो, देन आपको खुद आंसर मिलेगा कि आपको मार्केट के अंदर क्या करना है। राइट सर। सर एक राइट अप्रोच रिटर्न की क्या होनी चाहिए, मतलब स्टार्ट कैसे करें बेसिकली। एक राइट राइट कैपिटल विथ इक्विटी। अभी क्या है, हर कोई स्टार्ट कर रहा है ऑप्शन से ट्रेडिंग, ऑप्शन से। वो तो डेफिनेटली नहीं करना है। इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए विद अ लिमिटेड कैपिटल विथ प्रीफिक्स्ड रिस्क। जो हम पहले बोला कि आपका लॉस कितना होगा वो पहले आप ये तय कर लीजिए कि हमको हर एक ट्रेड पे लेट्स से 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज ही मुझे लॉस करना है। कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा मुझे। तो ये चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। आप अपना प्रॉपर क्वांटिटी कैलकुलेशन कीजिएगा कि कितना क्वांटिटी ट्रेड करने से इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं कि खुद को डिसिप्लिन पे लाना पड़ेगा कि हाँ मुझसे ये हो रहा है, आई एम बिहेविंग प्रॉपरली। और जैसे खुद को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग तो सब कोई कर लेता है, पर अल्टीमेटली परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली उसको निभा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो कर पा रहे हो क्या नहीं रियलिटी में, तो उसको देखिए। अपना लास्ट 50 ट्रेड्स, लास्ट 100 ट्रेड्स का एवरेज निकालिए कि एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड कितना कर रहे हो और एवरेज लॉस पर ट्रेड कितना हो रहा है। तो उसका रेशियो बनाइए कि लेट्स से आप अपना लास्ट 100 ट्रेड्स पे 50 ट्रेड्स आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 10 पॉइंट्स और एवरेज लॉसेस आया है रेस्ट 50 ट्रेड्स पे लेट्स से 5 पॉइंट्स। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना हुआ 1:2। दैट इज वन एग्जाम्पल। तो ये एटलीस्ट 1:2 से ज्यादा होना चाहिए। तो यही आपको बोलेगा कि आप कर क्या रहे हो मार्केट पे। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स का ये रेशियो 1:2 से नीचे रहता है, 1:1 कभी भी उससे भी नीचे। तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सही से ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, वी नीड इंप्रूवमेंट्स। तो थोड़ा नजर देना पड़ेगा, ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, माइंडसेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
और उसके साथ बाय डिफॉल्ट मार्केट इज गिविंग, लेट्स से कोई भी इंडेक्स को पकड़ लीजिए, निफ्टी सेंसेक्स, ऑन एवरेज लास्ट 3-4 साल में देखिए मार्केट इज गिविंग अ गुड रिटर्न। तो आप अगर कुछ करोगे भी नहीं फिर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। स्मॉल मिड कैप इंडेक्स को देखिए, कोई भी इंडेक्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप जो कर रहे हो आप उसको बीट कर पा रहे हो क्या नहीं? आप अगर उससे ज्यादा कमा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर डूइंग गुड। तो ये सब बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है। उसके आगे चलते हुए अभी तो बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग कंप्लीटली सिस्टमेटिक वे पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। पर व्हाट आई सेड, मैं अपना डिसीजन मेकिंग पे एल्गो का हेल्प लेता हूँ, बट नॉट इन ट्रेड एग्जीक्यूशन बिकॉज माई ट्रेड क्वांटिटीज आर वेरी लेस। बट ऑप्शन सेलर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। तो एल्गो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूरा चीज ही ऑटोमेटेड पे कर देना है। देयर आर मेनी trading houses as well, they also take decisions, पूरा सिस्टमेटिक वे पे डिसीजन होता है, बट ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो एल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से चलता है। एल्गो सॉफ्टवेयर से एग्जीक्यूशन होता है। तो ये दोनों का मिक्सर भी आप कर सकते हो कि आपको मैनुअल ट्रेडिंग ही करना है या एल्गो करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो ये सब थोड़ा समझ कर आगे बढ़िए और अल्टीमेट रिजल्ट आपको बोलेगा कौन सी सही है। राइट सर। सर एक छोटा सा कंसर्न है, ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम आती है। आपने बोला कि 50-100 ट्रेड से एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडर 5 ट्रेड्स के अंदर तो अपना कैपिटल स्वाइप आउट कर देता है, तो वो 50 ट्रेड तक तो पहुंचता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है। ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है ना, इसलिए हो जाता है। राइट। तो सर एक परसेंटेज हम कैसे डिफाइन करें कि इतना ही लॉस लेना है एक ट्रेड के अंदर? वो एक राइट अप्रोच मार्केट में कैसे होनी चाहिए कि इतना परसेंटेज मेरा गया, कैपिटल गया एक ट्रेड के अंदर, देन मुझे बाहर होना है और फिर मुझे नए ट्रेड के अंदर एंटर होना है। रिटेलर को बड़ी प्रॉब्लम है, रिटेलर एक्चुअली प्रॉफिट देख करके ट्रेड काटता है, लॉस देख के ट्रेड नहीं काटता है। तो कैसे सर मैनेज होगा सर ये? देखिए 100 ट्रेड्स तो बहुत ज्यादा बोल दिया। एज पर साइकोलॉजी हम लोग 25 ट्रेड्स भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये एज पर साइकोलॉजिकल थ्योरी के अगर हम लोग 25 ट्रेड्स एकदम डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं तो हम लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे। ठीक है, करना है 25, ओके, और 25 ट्रेड्स एकदम डिसिप्लिन्ड मैनर पे कि मुझे यही करना है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, यही रिस्क मैनेज करना है, करिए तो आप अपने आप को उस स्टडीज पे, उस डिसिप्लिन पे ला पाओगे। अभी चीज है कि कितना लॉस करना है, कितना अमाउंट का। ये अमाउंट तो हर एक ट्रेडर के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। क्योंकि लेट्स से मैं आई एम डूइंग अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस करता हूँ जिसमें मुझे हर महीना 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता है, अराउंड दैट। मेरा और एक फ्रेंड है जिसका हर महीना 10 लाख का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम दोनों ही 1 लाख रुपया लेकर आगे ट्रेड करने, तो दोनों का रिस्क एपेटाइट तो सही नहीं है ना। राइट, तो दोनों का डिफरेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। जो बाबू ट्रेड कर रहे हो तो पहले एकदम शांत दिमाग से बैठ के सोचो कि कितना अमाउंट लॉस होने पे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, सो दैट यू विल टेक अनबायस्ड डिसीजंस। ये हम लोग जो डिसीजन लेंगे ना वो पैनिक पे नहीं होगा, वो डिसीजन लेने के टाइम पे हम लोगों को ग्रीड ट्रिगर नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कितना लॉस आप लेना चाहते हो, और जो लॉस लेकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक डिसाइसिव वे पे, आप एक प्रॉपर मैनर पे ट्रेड डिसीजंस, डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे। तो ये चीज आप 25 ट्रेड्स कीजिए, देयर आफ्टर ये चीज बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और करना है, बीच में आप अगर चेंज कर दोगे तो फिर से नहीं हो। राइट सर। जो सर राइट टेक्निकल एनालिसिस क्या होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए? बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे गुरुज है और जो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, और
बहुत सारे रिटेलर कंफ्यूज हो गए। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या राइट टेक्निकल होना चाहिए, क्या राइट इंडिकेटर होना चाहिए। आपने हमें बोला कि इक्विटी से आपको ट्राई करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो इक्विटी के साथ मैं कैसे बाय करूं और कैसे मैं उससे एग्जिट कर जाऊं, उसकी मोटा मोटा अप्रोच कैसे होनी चाहिए, मैं कैसे स्टार्ट करूं उसको। पहले तो हम ये बोलेंगे कि इंडिकेटर्स को हटाइए अपने चार्ट से। आपके चार्ट्स में अगर कोई भी इंडिकेटर एडेड है, कोई भी इंडिकेटर, प्राइस एंड वॉल्यूम, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा कुछ नहीं जरूरत है। अगर इंडिकेटर है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग बायस्ड बन जाएगा ही जाएगा। आप अगर देखोगे आपका इंडिकेटर क्रॉसओवर दे रहा है, तब आप कभी ये डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, नहीं इधर से नहीं जाएगा, इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे वो चीज। अभी हर एक इंडिकेटर कहाँ से अपना डेटा निकल रहा है, प्राइस से, वॉल्यूम से। तो आपके पास अगर प्राइस है, वॉल्यूम है, तो इंडिकेटर का क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली देयर आर मेनी पीपल हु आर यूजिंग इंडिकेटर्स, जो लोग इंडिकेटर्स से हैबिचुएटेड हो चुके हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं एवरी डे। फर्स्ट फ्यू डेज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली होगा। थोड़ा देखिए चार्ट्स में, देखिए प्राइस कहाँ से रिवर्सल कर रहा है, प्राइस कहाँ से घुमा है लास्ट टाइम। चार्ट्स में आपका पूरा हिस्टोरिकल बिहेवियर आप देख पाओगे। तो उसके साथ थोड़ा प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, लाइक आई फॉलो डिमांड सप्लाई थ्योरी। तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई ये कहाँ से जोन मार्किंग होगा, कहाँ से रिवर्सल्स आएगा, क्योंकि ये मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ और हर दिन कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज करता हूँ और वो ही करता हूँ, दूसरा कुछ ट्राई नहीं करता हूँ। रीजन इज, अगर आप हर चीज ट्राई करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक चीज आप फॉलो कीजिए, कोई भी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन, कोई भी पर्टिकुलर लेवल बेस्ड स्ट्रेटेजी, लेवल बेस्ड टेक्निक एनालिसिस के लिए आप यूज कीजिए, और उसको हर दिन एक ही चीज को आप फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट वे टू फाइंड योर ट्रिक्स। तो इंडिकेटर को पहले हटाइए, इंडिकेटर कोई काम का नहीं है, आपको सिर्फ इमोशनली आपको सपोर्ट करता है, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक ये कुछ करता है। राइट सर। तो जो सर, क्या आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई डायरेक्शनल व्यू लेने के लिए किस तरीके से हम प्राइस एक्शन को हम अप्रोच कर सकते हैं? डायरेक्शनल व्यू लेने के लिए व्हाट आई फॉलो इज डिमांड सप्लाई थ्योरी। डिमांड सप्लाई, अभी आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत सारा वीडियोस आ जाएगा कि अल्टीमेटली डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ये हर जगह ही तो मिल रहा है, ड्रॉप बेस्ड रैली हर जगह मिल रहा है, रैली बेस्ड ड्रॉप हर मिल रहा है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, एक गोल्डन रूल हम बोल रहे हैं, थोड़ा उसको आप थोड़ा अगर ट्रैक करेंगे ना, सिर्फ चार्ट्स पे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए। द ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस, मतलब आप एक चार्ट्स पे एक जगह देखिए जहां से लास्ट टाइम प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया था। ये अपसाइड मूवमेंट भी हो सकता है, डाउनसाइड मूवमेंट भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया था। उस लेवल को मार्क करिए, तो प्राइस जब रिचेस्ट करेगा उस लेवल पे, द ओरिजिन जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो वाला करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि प्राइस उसको टच करके फिर एक बाउंस दे रहा है, तो रिचेस्ट पे फिर से आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये बहुत सिमिलर है कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन ट्रेडिंग का, बट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट इस सब्जेक्ट का गोल्डन रूल यही है, द ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस। और ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस कहाँ पे देखना है, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा कैंडल लेकर प्राइस ऊपर गया, बहुत बड़ा कैंडल के साथ, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल, ईआरसी कैंडल के साथ प्राइस ऊपर गया है, दैट इज द लेवल जहां पे हम लोगों को ट्रेड लेना है। अभी क्या होगा, आपका एक्यूरेसी अगर 50% भी होगा ना, हाफ ऑफ द टाइम आप गलत कर रहे हो। 50% ऑफ द टाइम आप अगर सही होंगे तो उसमें आपको 1:4, 1:5 का रिस्क मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी इन द सेफ साइड। तो
अल्टीमेट ट्रेडिंग का थ्योरी ऐसे ही चलता है कि आपका एक्यूरेसी इनटू रिवॉर्ड। आप अगर 50% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हो तो आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ब्रेक इवन पे आओगे। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ब्रेक इवन पे आओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, उसके साथ आपका ब्रोकरेज देना पड़ेगा, टैक्सेस देना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट 1:2 चाहिए। तो ऐसा ट्रेड नहीं है जहाँ पे आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि जितना रिस्क हम ले रहे हैं, लेट्स से 1000 रुपीज का हम रिस्क ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 2000 का प्रॉफिट तो आएगा। विद दैट टाइप ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन वी कैन टेक ट्रेड्स। और उसके साथ लास्ट ट्रेड्स का भी, जैसे कि बोला कि लास्ट 100 ट्रेड्स का आप थोड़ा देखिए क्या कर रहा है वो ट्रेड्स पे, आपको अल्टीमेटली क्या रिटर्न मिला है, रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ है, उसका एक्यूरेसी क्या है। तो ये थोड़ा बहुत चेक करने से आई थिंक हम खुद को भी जान पाएंगे कि हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या ब्लंडर्स हो रहा है हम लोग। तो अगर उसको फिक्स कर पाए, बिग लॉस को लिमिट कर पाए और स्मॉल लॉस के साथ हम एग्जिट कर जाए, तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली आएगा। ओके सर। सर थोड़ा सा हम चार्ट्स पे समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे जो आपका एक लॉजिक था कि प्राइस मूवमेंट आया शार्प और उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आता है, तो क्या रिएक्शन बाद में आता है? थोड़ा सा अगर हम चार्ट पे देख सके तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट फ्यू डेज पे आप अगर देखोगे कि ये एक कैंडल है जिधर से मार्केट एकदम बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट किया था। अब देख पाओगे कि उस दिन इट वाज 22 नवंबर, मार्केट बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट किया था, नेक्स्ट डे गैप के साथ ओपन हुआ था और उसके बाद ऊपर गया था। तो अगर हम लोग इस कैंडल को मार्क करते हैं कि अगर प्राइस इधर पे आएगा तो हमको इधर पे बाई करना है, ठीक है, तो इसको डिमांड जोन कहा जाएगा। दैट मीन्स के प्राइस जब ये जगह पे आएगा तब हमको बाई करना है, तो ये डिमांड जोन होगा। एट द सेम टाइम आप अगर इधर पे देखोगे तो इधर पे भी एक कैंडल है जहां से प्राइस लास्ट टाइम गिरा था। इफ आई ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये जो कैंडल है इधर से लास्ट टाइम ये ड्रॉप कंटिन्यू हुआ था, तो ये सप्लाई जोन बन जाता। एट द सेम टाइम आपको आगे चलते हुए भी देखेगा कि ये चीज कितने बार कंटिन्यू हो रहा है। इधर पे देखिए ड्रॉप बेस वैल्यू, तो ये बेस, ये जो ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस है जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। तो अल्टीमेटली इस लेवल पे आएगा तो हमको बाई करना है। कब बाई करना है? जब इधर पे आ रहा है दैट टाइम। तो आपको ये चीज बहुत पहले से ही पता है कि ये वाला मेरा ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस से प्राइस इधर जाएगा तो हमको बाई करना है, तो बहुत आसान हो जाता है इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो सॉरी सर, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जस्ट इसके पहले वाला एक स्विंग लो है लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, ये वाला, हाँ लेफ्ट हैंड साइड एक स्विंग लो है जो आपने ग्रीन मार्क करा है, जस्ट हाँ राइट सर। ये वाला सर जो स्विंग लो है, यहाँ भी मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल है वो बहुत बुलिश कैंडल है। यहाँ से एक सडनली एक डिमांड आया। अब रिटेलर कई बार शायद कंफ्यूज्ड होता है कि वो स्टॉप लॉस कैसे लगाए, क्योंकि अगर हम वापस रीटेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं और हमने मार्केट डाउन गया, देन उसके बाद वो स्विंग लो भी मार्केट ने ब्रेक करा है, तो स्टॉप लॉस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, या फिर ये लॉस मेकिंग ट्रेड ही हम इसको कंसीडर करें? पहला बात है ये आईबी कैंडल टाइप था कि आप अगर देखोगे ये बड़ा कैंडल के अंदर ही ये सब कैंडल चल रहा था। तो ये जो स्ट्रक्चर से ये कोई ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से पूरा मूवमेंट शुरू हो रहा है। तो मेरा जोन ये वाला है, ये कैंडल जहां से मेरा पूरा मूवमेंट शुरू हुआ। तो आईबी कैंडल मतलब इनसाइडर बार को नहीं लेना है। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कैंडल के पहले और भी एक जोन है, मतलब 2 कैंडल एक के बाद एक है, तो
क्या करना है, फर्स्ट में नहीं लेना है। द रीजन इज, ये हर बार होता है कि इधर आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके वो स्टॉप लॉस खाकर फिर उसके बाद जाएगा। तो क्या होता है ना, ये जो गोल्डन रूल हमने बोला है ना, उसके अंदर पूरा रास्ता छुपा है, ये ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस। तो मिडिल में अगर कुछ मिल रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी लो हमेशा होता है। तो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो ड्रॉप हुआ था, ये क्लियरली ड्रॉप था, हर एक कैंडल का लो नीचे था, तो लोअर टॉप लोअर बटन के साथ नीचे आया। पर आप अगर इधर पे देखोगे, इधर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, वही लेवल पे आया, कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं इसमें। ये साइडवेज मार्केट है, ऑलमोस्ट साइडवेज है। नंबर 2, अगर हम पकड़ भी लेते हैं, हम लोग इधर पे एंट्री कर भी लिए हैं, तो आफ्टर आप देखिए एक ही कैंडल पे नीचे आया और उसके बाद वही आई बन रहा है। तो जस्ट आप हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, द करेंट मार्केट सिनेरियो। ये हम अपने स्टूडेंट्स को ही बोल रहे थे 2 दिन पहले कि आप देखो, ये अप्रोच किया, उसके बाद आई बन रहा है, ये कैंडल के अंदर ही पूरा सब आई बन रहा है, ठीक है। तो अभी इस अप्रोच में क्या होता है ना, कि अगर इसका लो ब्रेक होगा, ये वाला लो, तो ये जोन ब्रेक हो ही जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो इधर से ही चला जाता। अभी ये क्यों काम करता है? द रीजन इज डेफिनेटली सम इंस्टीट्यूशनल बाइंग ऑर्डर्स आर पेंडिंग। सो प्राइस जब इधर पे आता है तो प्राइस जोन को टच करके ही ऊपर जाता है, इतना टाइम स्पेंड नहीं करता। सेम एग्जांपल इधर पे जो हम लोग देख रहे थे, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। आप अगर देखोगे ये वाला चीज को, है ना, ये कैंडल के अंदर 1 2 3 दिन टाइम स्पेंड किया, उसके बाद लास्ट ब्लॉक को ब्रेक किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया, तो ये तो जोन ब्रेक हो ही जाएगा। अभी देखिए आपका लेफ्ट साइड पे कहाँ पे जोन है, यहाँ पे एक कैंडल है जहाँ से रियल ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस, ये जो पूरा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उसका ओरिजिन तो ये है। तो इसको हमको लेना है, तो ये आई थिंक इसको टच कर लिया, इसी को ये कैंडल का जोन को भी टच करके ऊपर दे। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर एक के बाद एक 2 जोन आपके पास सामने हैं तो लास्ट वन को ही लेना है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे लिखिए, अगर ये प्राइस इधर आ जाता, लेट्स से प्राइस नीचे आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो कौन सा जोन मार्क करना है? ये जोन नहीं, तो लोअर वन, इस वन, ये वाला कैंडल, ठीक है। तो हमेशा ओरिजिन को मार्क करना है। द लोएस्ट रेट कैंडल, जो लोएस्ट क्लोजिंग दे रहा है, हर वक्त आपको रेड कैंडल ही नहीं मिलेगा, द लोएस्ट कैंडल जो सबसे लोएस्ट वीक है जिसका, तो ये बहुत सारा का बेस बनता है। ये ड्रॉप बेस रैली है, तो बेस बहुत तरह का बनता है। कभी कभी ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा काम करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ट्स कब किसको मार्क करना है, तो ये पूरा चीज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है डेफिनेटली, बट ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। लाइक हमने जो एग्जांपल दिया इधर देख, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल आया, टच करके बाउंस दिया, इस गैप को फिलअप करके उसके बाद दिया। तो ग्रीन कैंडल भी आपका डिमांड जोन की तरह काम किया, ऐसा नहीं कि रेड कैंडल ही चाहिए। इट डजंट मैटर कि ग्रीन है या रेड है, इसका नेचर मैटर करता है कि इधर से क्या शार्प मूवमेंट था, देखिए पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ शार्पली प्राइस ऊपर गया विद गैप, तो ये ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस बन गया, है ना। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। तो काफ़ी अच्छे से सर क्लियर हो गया कि बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई चेक करने का क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए मार्केट के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और क्या और चीज ऐड करना चाहेंगे कि थोड़ा सा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड पे डिमांड जोन यूज कीजिए, डाउन ट्रेंड पे सप्लाई जोन यूज कीजिए। आप अगर डाउन ट्रेंड पे डिमांड जोन ढूंढने जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाउन ट्रेंड मतलब ही कि वो लो बनाएगा तो जोन ब्रेक होगा।
तो थोड़ा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही आप जोन के ऊपर नजर दीजिए, तो इसका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। तो जो सर ये कह रहे हैं कि हमें ट्रेंड के ऊपर भी फोकस करना है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है मेरे हिसाब से, बाकी मैं जॉय सर से कंफर्म करूंगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यस बैंक के अंदर कोई भी डिमांड जोन ढूंढने जाते हैं पिछले 2 and 3 ईयर्स के अंदर, तो ऑब्वियसली आपके सारे एसएल हिट हो जाते हैं। तो अगर हम ट्रेंड को मार्केट में फोकस नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ट्रबल में आ सकते हो। तो ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, एक कहावत भी है, तो वो आपको जरूर फोकस करना है। सर आपने वॉल्यूम के बारे में स्टार्टिंग में एक बार डिस्कशन करा था कि इंडिकेटर छोड़ दो, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम देखो। क्या वॉल्यूम से हमें कोई आइडिया या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल सकता है इसमें? हाँ, वॉल्यूम हमको देखना है कि जब ये बेस बन रहा है तब वॉल्यूम ज्यादा है या कम। बेस जब बन रहा है तब वॉल्यूम कम चाहिए मुझे, क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है दैट मीन्स इधर पे हर एक इंस्टीट्यूशनल वर्क कंप्लीट हो चुका है, कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे वेट नहीं कर रहा। अगर बेस बनते वक्त ये दो कैंडल जो है, इस कैंडल का वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स जब प्राइस आएगा बाउंस का प्रोबेबिलिटीज हाई रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस जब अप्रोच कर रहा है तब अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें ट्रेड लेना है क्या नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब ये पार्टिसिपेशन ज्यादा है, तो डाउन साइड डायरेक्शन के ऊपर जोर ज्यादा है। तो मोस्टली व्हाट वी प्रेफर ए प्राइस अप्रोच विथ नैरो रेंज कैंडल्स, छोटा छोटा कैंडल के साथ, नॉर्मल एवरेज कैंडल के साथ प्राइस जोन को अप्रोच करे, डिमांड जोन या सप्लाई जोन कोई नहीं हो, और विथ लो वॉल्यूम, विथ एवरेज वॉल्यूम बट नॉट हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम इज अप्रोच के वक्त भी सही नहीं है, हाई वॉल्यूम जोन बनते वक्त ये कैंडल पे भी सही नहीं। और अगर हाई ईआरसी बन रहा है, मतलब हाई वॉल्यूम के साथ अगर बड़ा कैंडल बन रहा है और ऐसे प्राइस नीचे आ रहा है, तो कभी भी नहीं ले रहा है वो जोन, तो मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेक हो ही जाएगा। जो सर काफी रिटेलर शायद इसके उल्टा करते हैं। आई थिंक वो ये देखते हैं कि बॉटम पे वॉल्यूम स्पाइक आया तो शायद बहुत बायर्स एंट्री कर रहे हैं या बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर एंट्री कर रहा है, तो शायद रिटेलर काफी उल्टा करते हैं। आई थिंक तो शायद वो गलत कर रहे हैं। दैट आई डोंट नो, बट हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी देखिए वॉल्यूम ज्यादा तो जब मार्केट ऊपर जाए तब अगर सही है। अगर लेट्स से ये जो कैंडल्स है, ये बिग टीआरसी कैंडल्स है, अगर इस कैंडल्स में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, पर बेस कैंडल जो है, ये दो कैंडल है, लेट्स से ये जो कैंडल है, अगर इस कैंडल पे मेरा वॉल्यूम ज्यादा है तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली के बेस कैंडल बन रहा है ना, उस कैंडल में मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए। ऑल क्लियर सर। मेनली कंफ्यूजन यही था। जॉय सर ये कह रहे हैं कि जो आपका बेस कैंडल है, जो जिसने बिल्कुल बॉटम बनाया है, जिसने एक स्विंग लॉ क्रिएट करा है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है, प्लस अगर उसके अंदर वॉल्यूम स्पाइक आता है साथ में, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। राइट सर, मैं ठीक हूँ सर? एग्जैक्ट, राइट, क्लियर है सर। बाकी आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, आप इसके साथ प्राइस, वॉल्यूम और उसके साथ थोड़ा सेक्टर का भी ट्रैकिंग कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई आईटी स्टॉक्स के ऊपर बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, कुछ भी ट्रेड करना चाहते हो, तो आईटी सेक्टरल इंडेक्स को आप ट्रैक कीजिए। सेक्टरल इंडेक्स का भी चार्ट्स होते हैं। आप अगर फार्मा स्टॉक्स पे इंटरेस्टेड हो तो फार्मा इंडेक्स को ट्रैक कीजिए। आप अगर एफएमसीजी पे इंटरेस्टेड हो तो एफएमसीजी सेक्टरल चार्ट को देखिए, उधर पे भी आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन मिलेगा। अभी देखिए, लेट्स से आईटी सेक्टर का जो चार्ट है, इंडेक्स है, वो डिमांड जोन पे है। उसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स विल परफॉर्म, ये मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स परफॉर्म करेगा। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा ये ढूंढने में कि कौन सा स्टॉक्स पे आपको ट्रेड लेना है। तो थोड़ा आप अगर सेक्टरल चार्ट्स को फॉलो करेंगे तो वो ट्रेडिंग पे बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी एक मैंने स्ट्रैटेजी
ट्रिंकर के ऊपर देखिए, मैं थोड़ा ट्रिंकर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ लिटिल बिट। ट्रिंकर पे हम आते हैं। ट्रिंकर बेसिकली दोस्तों ये एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। जो सर की एक स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बाइंग की, एक स्ट्रैटेजी आप स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ। जो सर आपकी एक स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस बाइंग की, ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रिंकर के अंदर एल्गो का वर्क करती है स्ट्रैटेजी। थोड़ा सा सर इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी का बेस क्या है। और स्टार्टिंग में जैसे कि हमने डिस्कशन करा था कि क्या अगर हम एल्गो कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब सर हम एल्गो कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर हमें साइकोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं करना। बेसिकली हमने एल्गो लगा दिया, वो एल्गो अपना काम कर रहा है और मेनली आपकी साइकोलॉजी आपके एल्गो के अंदर लगी है। तो रिटेल ट्रेडर अगर स्टार्ट करता है एल्गो से, जैसे कि हम ट्रिंकर की बात कर रहे हैं, ट्रिंकर एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप नॉर्मली आपकी स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। लेकिन अगर हम जॉय सर की स्पेशली स्ट्रैटेजी की बात करें, ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी, तो क्या रिटेलर इसको अप्रोच कर सकता है स्टार्टिंग में? और कर सकता है तो इस स्ट्रैटेजी का बेसिकली बेस क्या है? मतलब हम ऑप्शंस बाइंग के ऊपर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम स्टार्ट करें ऑप्शन बाइंग? एक्चुअली ये स्टडी इसीलिए बनाया गया है कि ऑप्शन बाइंग पे इमोशनल कंट्रोल बहुत कम रहता है। आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपका एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट होना पड़ता है। तो ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये स्ट्रेटजी बनाया गया है कि ये हेकेनेसी कैंडल के ऊपर बेस्ड है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है विद प्रॉफिट बुकिंग एवरीथिंग ऑटोमेटेड। और ये क्या करता है कि आपको सिर्फ चला देना है, रन करना है और बाकी सब ये अपने आप ही करेगा। तो ऑप्शन बाइंग पे आपका इमोशन इन्वॉल्व नहीं होगा, ऑप्शन बाइंग पे आपका एग्जीक्यूशन लैग नहीं आएगा। तो अगर ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल बन जाता है। और ये स्ट्रेटजी अच्छा किया है। तो ये परफॉर्मेंस वाइज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो कोशिश यही था कि रिटेलर्स को एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी दिया जाए, क्योंकि रिटेल साइड से ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत सारा डिमांड है, बहुत लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पर ऑप्शन बाइंग पे प्रॉब्लम यही आता है कि इमोशन, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीज को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसी के लिए इसको बनाया गया है कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करे। जिस दिन मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट्स देगा ये बेस्ट परफॉर्म करेगा। और अगर मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दे रहा है तो इसका लॉस भी लिमिटेड है कि कितना लॉस होगा वो भी प्रीफिक्स्ड है। ये सब चीज को नजर में रखते हुए ये हो रहा है। जॉय सर, ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है जिसमें एंट्री और एग्जिट आपने डिफाइन करा है, पर्टिकुलर टाइम भी आपने डिफाइन करा है कि ये पर्टिकुलर टाइम है, और आपने टारगेट्स भी डिफाइन करे हैं। 15K टारगेट आपने डिफाइन करा है। तो सर क्या ये पर डे एक ही ट्रेड लेती है स्ट्रैटेजी एल्गो में या मल्टीपल ट्रेड्स लेती है? मल्टीपल ट्रेड्स लेता है कंटिन्यूसली। जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगा इट विल जस्ट टेक ट्रेड्स। और ये इनमें शायद 10 भी ट्रेड लेगा, 15 भी ट्रेड लेगा, शायद 5 लेगा। तो डिपेंड करता है मार्केट को। मार्केट में अगर मूवमेंट है देन ओनली इट विल स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स। और मूवमेंट नहीं है, मार्केट तो बहुत चोपी रेंज पे है, तब तो डिरेक्शन काम नहीं करेगा ना। तो दैट थिंग वी ट्राई टू लिमिट दिस। ओके, जो से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कैपिटल रिक्वायर्ड डिफाइन करा है 60,000। तो सर मेरा एक नॉर्मली क्वेश्चंस रहता है कि मैं ब्रोकर को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने ब्रोकर के साथ बहुत साइकोलॉजी डेवलप करी है, ब्रोकर एंड गवर्नमेंट के चार्जेस एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सर क्या 60,000 की जो कैपिटल है, 60K की कैपिटल, क्या ये सफिशिएंट है मेरा रिटर्न निकालने के लिए, प्लस ये ब्रोकर के ब्रोकरेजेस, गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन टैक्सेस और प्लस हमारा ट्रिंकर का एल्गो चार्जेस, क्या ये 60K के फंड सफिशिएंट है सर?
एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटेंट। हम लोग ने यही कोशिश किया है कि एट मिनिमम पॉसिबल अमाउंट पे एल्गो अवेलेबल हो, और उसके साथ ये जो परफॉर्म किया है लास्ट 1-1.5 साल में, वो तो डेफिनेटली कैशेस चार्जेस देने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है। बट दैट डजंट मीन दैट वो कंटिन्यू करेगा, वो तो हम बोल नहीं सकते आगे चलते हुए क्या करेगा। बट हाँ, लास्ट 1-1.5 साल में जब से ये प्रैक्टिस किया गया है, ये रन हो रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, और टाइम टू टाइम मार्केट डायनामिक्स भी चेंज होता है, तो उसके साथ इसको भी शायद थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अगर जब ज़रूरत होगा दैट टाइम। बट येस, इट इज़ स्टिल वर्किंग वेल एंड गोइंग बियॉन्ड द ब्रेक इवन। क्या सर हम इसको बचा सकते हैं, ब्रोकरेजेस को बचा सकते हैं? क्या हम ब्रोकर सजेस्ट मतलब ऐसे ब्रोकर चूज कर सकते हैं जो ब्रोकरेजेस नहीं ले रहे हैं? आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो ट्रिंकर के साथ। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर आउटसाइड्स अवेलेबल जो इसके साथ काम करता है, तो आई थिंक यू कैन इजीली चूज योर फेवरेट ब्रोकर एंड यू कैन गेट एक्सेस। सर एक आइडल कैपिटल आप मुझे बताइए कि अगर मुझे ऑप्शंस बाइंग करना है और मान लेते हैं कि मैं ब्रोकरेजेस भी पे कर रहा हूँ, मेरा जो फेवरेट ब्रोकर है वो ब्रोकरेजेस ले रहा है, और एक आइडल जो स्टैंड चार्जेस है वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड पे जाता है, पर ऑर्डर पे जाता है। तो अगर मैं कैप्चर करूँ कि अगर एवरेज मान लेते 10 ट्रेड्स पर डे, तो 20 रुपीज़ बाय का 20 रुपीज़ सेल का, तो ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ मेरा पर डे ब्रोकरेजेस चला गया। अभी मैंने गवर्नमेंट के टैक्सीज ऐड नहीं करे और सिर्फ ब्रोकरेजेस एक बार पकड़ते हैं, तो अगर 400 रुपीज़ में ब्रोकर को पर डे दे रहा हूँ और मंथली ये 8,000 हो जाएगा। अगर 20 ट्रेडिंग सेशन भी हम कर रहे हैं तो 8,000 मेरा हो गया मंथली, और ईयरली हम मान लेते हैं एस्टिमेटेड 1 लाख रुपीज़ हो गया। तो ये 1 लाख रुपीज़ सर कैसे निकालूं मैं अपना? क्योंकि अगर मैं 60K की कैपिटल से काम करूं तो ऑब्वियसली 150% तो मेरा ब्रोकरेज ही चला गया। तो आइडियल कैपिटल क्या होनी चाहिए, एक राइट अप्रोच कैपिटल की क्या होनी चाहिए कि इतना कैपिटल आपके पास है, आपका ब्रोकरेजेस निकल जाएगा, आपका ये निकल जाएगा, और एक सर्टेन अमाउंट, एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप मार्केट से अच्छा कर सकते हो। एक्चुअली ये जो 60,000 कैपिटल है, ये 2 लॉट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि इसमें हाफ टोकन भी होता है। तो आई थिंक जो भी इसको चूज या यूज करना चाहेगा, they can start with the initial capital and thereafter as per the risk appetite, as per their experience, like ये strategy पे in a single trade with 60,000 capital 5,000 profit easily बना देता है। तो if we feel that market is directional, तो ये तो आपका ब्रोकरेज टैक्सेस बहुत अच्छे से पे कर देगा विदिन दिस स्मॉल कैपिटल एज। तो उसके साथ ये ब्रोकरेज का प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स का प्रॉब्लम है कि जिस दिन नॉन डायरेक्शनल है उस दिन के लिए आई थिंक ये सही नहीं स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शनल जैसे मार्केट आज 500 पॉइंट्स मूवमेंट दिया है, कल भी दिया, कल 100 पॉइंट दिया, तो 600 पॉइंट्स और 700 पॉइंट्स मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो नेक्स्ट 2 डेज मार्केट साइडवेज रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो वो क्या करना है, तो दैट 2 डेज हमको इसको नहीं चलाना है। तो क्या हुआ, तो ये उस दिन में ड्यूरिंग दोज डेज ये आपको लॉसेस नहीं देगा। तो क्या होगा ना, अगर डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हैं, तो डायरेक्शनल डे पे ही आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर आपका व्यू अगर है कि मार्केट डायरेक्शनल नहीं जाएगा, तो इसको यूज नहीं करना है दैट डे फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो ये थोड़ा अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकली यूज करें कि व्हेन मार्केट इज लाइकली टू परफॉर्म
दोज डेज डेफिनेटली ये बहुत अच्छा करेगा और कर रहा है, कंटिन्यूसली ये कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेज। और उसके साथ अगर अपना व्यू भी हम लोग थोड़ा ऐड करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं जब मार्केट अपसाइड मूवमेंट देता है तो क्या होता है, विक्स ड्रॉप होता है। विक्स ड्रॉप हो गया, मार्केट 500-600 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट 2-3 डेज थोड़ा इसको छोड़िए, उसके बाद फिर ये परफॉर्म करेगा क्योंकि फिर डायरेक्शन मूवमेंट आएगा। तो ये ट्रेड तो ये कर देगा। तो ये डिसीजन हम लोगों को थोड़ा लेना पड़ता है कि हाउ इट व्हाट्स बेटर। राइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, ड्रॉडाउन सर क्या हम सोचे कि कितना परसेंट ड्रॉडाउन हो सकता है, क्योंकि रिटेलर इस बारे में सोचता नहीं है, उनको नहीं पता होता कि ड्रॉडाउन क्या होता है, कैसे मैनेज करना होता है। वो ड्रॉडाउन उन्होंने कैपिटल देखा 60 के, अगर वो कैपिटल ऊपर चले जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैपिटल किसी रीजन से नीचे आ जाता है तो उनको लगता है स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। और हर स्ट्रैटेजी चाहे वो कितनी भी रिफाइन करी हो, कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर ने यूज करी हो, वो एक टाइम पे ड्रॉडाउन देगी। तो ड्रॉडाउन के लिए हम कितना कैपिटल एक्सपेक्ट करें कि इतना परसेंटेज ऑफ कैपिटल हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए? ड्रॉडाउन के लिए वी हैव लिमिटेड द डेली लॉस अमाउंट अप टू 5000। ये 5000 से ज्यादा ये दिन में लॉस नहीं होगा इस स्ट्रेटजी। और प्रॉफिट टारगेट भी लिमिटेड है कि इतना ही आपका प्रॉफिट होगा, तो ये पहले से लिखा हुआ है। तो अभी अगर कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अराउंड 4 to 5 days कंटिन्यूअस लॉसेस आर पॉसिबल। मार्केट 4 to 5 days चौपी रेंज दे सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर विद इट। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो इसको, ब्लाइंडली हर दिन चला रहे हैं, तो ये हमने देखे हैं नवंबर में ही भी देखे हैं कि 5 कंटिन्यूअस डेज ऑफ लॉसेस। तो ये पॉसिबल है, ये होता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप मैनेज कर रहे हो अपना ट्रेडिंग डिसीजंस कि कब डायरेक्शनल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, कब नहीं है, अगर आप चूज कर रहे हो कब चलाना है, कौन सा दिन नहीं चलाना है, तो दैट इज डिफरेंट। बट अगर हर दिन हम चला रहे हैं ना, तो 5 days लॉसेस पॉसिबल है। तो मेनली व्यूअर्स दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है सर की स्ट्रैटेजी में, जो हमें क्लियर है कि 5 दिन तक लगातार कॉन्टिन्यूसली लॉस आ सकता है। तो 5000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये 25,000 होता है। तो 60 की कैपिटल का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30-40% आपका कैपिटल का ड्रॉ डाउन पॉसिबल है, जो सर ने ऑब्जर्व करा है। तो एटलीस्ट इतना परसेंटेज ऑफ कैपिटल आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, आप जिस भी कैपिटल के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। सेकंड चीज सर ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप पर डे ट्रेड करो। आपने देखा कि मार्केट के अंदर अगर एक दिन मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन हुआ, एक डायरेक्शनल मूव था, या 2 दिन मार्केट बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूव था, तो आने वाले कुछ दिन में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन के साथ, जरूरी नहीं है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर डायरेक्शनल मूव आ सकता है, तभी आप स्ट्रैटेजी को रन करो, अदरवाइज आप कीप क्वाइट होकर के बैठे रहो, क्योंकि कई बार मार्केट के अंदर कुछ करने से अच्छा कुछ ना करना ज्यादा बेटर होता है। तो वो आपके ओवर ट्रेड को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है कि आप स्टार्टिंग में जब आपका कैपिटल कम है, तो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर से ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो। आप मार्केट में एकदम आकर के कमा नहीं पाओगे, एकदम अर्न नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ट्राई करना है मार्केट में कि इनिशियल कैपिटल जो भी है, ये इनिशियल कैपिटल इस हिसाब से नहीं दी गई है कि इसी कैपिटल से आप मार्केट के अंदर अर्न कर सकते हो। मतलब कर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट की भी प्रोबेबिलिटी है, लॉस की भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हायर अमाउंट लगाते हो ट्रेड के अंदर, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो मार्केट में ट्रेड के साथ, तो आपको ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ब्रोकरेजेस का काफी कम हार्म आएगा, वो परसेंटेज कम आएगा, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी पैसे बनाने की। स्टार्ट में कोई ऐसे ब्रोकर चूज कर लो जो ब्रोकरेजेस आपसे नहीं ले रहे, फिर वो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बचाने में।
जो सर मैंने जो भी बोला बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें करेक्शन करने की जरूरत है तो आप प्लीज बता सकते हैं। एकदम सही। और ये 60,000 जो कैपिटल दिखा रहा है एक्चुअली इतना लगता नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि इट वर्क्स विथ ओनली 2 लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है, जो मार्जिन जरूरत है। राइट सर। सर मेरी तरफ से यही क्वेश्चन है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, उसका रिस्क क्या है, उसका डाउन साइड कितना हो सकता है, ये सब सोचकर समझकर ही आप ट्रेड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल है, आप अगर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि डायरेक्शनल बेस को आपको विदाउट हैविंग एनी इमोशनल इंटरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको उसको ट्रेड करना है, तो ये चीज, ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नॉन डायरेक्शनल के लिए नहीं है, ये प्योरली डायरेक्शनल बेस के लिए है, डायरेक्शनल मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी ट्रिगर पे है, यू कैन यूज योर नीड ब्रोकर, बट प्रेफरली डिस्काउंट ब्रोकर्स आर गुड फॉर दिस। राइट जोस। जोस, क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि हम ऑप्शन बाइंग की जगह ना डायरेक्शनल अगर ऑप्शन सेलिंग को सोचे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे मार्केट में, एटलीस्ट थीटा के थ्रू, थीटा पे फाइटिंग तो ना करें एटलीस्ट, या ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकते हैं सर? एक्चुअली द थिंग इज दैट ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटजी इसीलिए बनाए हैं कि लोएस्ट पॉसिबल कैपिटल पे एल्गो अवेलेबल हो। अगर इसी स्ट्रेटजी पर हम सेलिंग पे बनाते, अगर इसी स्ट्रेटजी पर हम स्प्रेड में बनाते, तो उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा होगा, क्योंकि उसको मार्केट से भी सपोर्ट मिलता है। नॉन डायरेक्शनल डे पे भी उसको ज्यादा लॉसेस नहीं लेना पड़ता। बट इवन आफ्टर हैविंग इतना सारा प्रॉब्लम के बाद भी ये मार्केट में सस्टेन कर रहा है। लास्ट 1 ईयर पे एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है, और अभी भी कर रहा है। स्टिल इट इज अबव ब्रेक इवन, ये एटलीस्ट लॉस नहीं देता है, ये अभी भी लॉस नहीं देता है, मतलब लास्ट फ्यू डेज आगे चलते हुए हो सकता है, दैट वी कैन नॉट से। तो ये एटलीस्ट अभी भी मार्केट में सस्टेन कर रहा है इस मार्केट पे। तो दैट इज व्हाट आई थिंक फाइन। बट अगर ऑप्शन सेलिंग पे ही बनाते तो इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता। तो ये मे भी कुछ लोगों के जो लो कैपिटल से एल्गो को ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए शायद हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग पे ही बनाए हैं। बहुत रफ है बनाना, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं होता है ऑप्शन बाइंग कोई भी एल्गो। तो वी हैव ट्राइड, और आगे चलते हुए अगर कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा तो वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। राइट सर। थैंक यू सर, आपसे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी नॉलेज हमें मिला, काफ़ी सारा नॉलेज व्यूअर्स को मिला। आपका दिया हुआ 1 आवर काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा इन फ्यूचर, काफ़ी लोगों के काफ़ी आवर्स बचाएगा ट्रेडिंग के अंदर, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को लॉसेस, डेफिनेटली काफ़ी सारे को लॉसेस से बचाएगा मार्केट में। तो मुझे उम्मीद है कि सर आपका 1 आवर हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। सर अगर आप कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में तो प्लीज़ आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ भी आप बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कुछ भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप हमको, आप अगर ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे मिल जाएंगे, जॉय मुखर्जी बोल के आप सर्च कीजिए, तो ट्विटर पे आप हमको कनेक्ट कर सकते हो। चार्ट्स वगैरह हम शेयर करते हैं, आपका व्यू शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय
1 hour discussion about the charts, demand zone, supply zone, and another one thing that आप रिवर्सल ट्रेडिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करने का कोशिश कीजिए। रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग होता है। अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा, अगर आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, फिर भी ठीक है, पर थोड़ा रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर नजर दीजिए। बहुत कम लोग डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, बहुत कम लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं। तो इधर पे बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिस, अपना स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, सी यू अगेन। थैंक यू सो मच सर। सर का ट्विटर हैंडल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल भी है और सर के यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप सर को वहां से फॉलो कर सकते हैं और सर से बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जितना भी फ्री में मिल रहा है एटलीस्ट हम गेन कर सकते हैं, जितना भी सर से हम फ्री में नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में सर हेल्थी रहे, वेल्थी रहे और इसी तरीके से स्माइल करते रहे जैसे आप कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच। तो ये था दोस्तों पूरा डिस्कशन जॉय सर के साथ। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी वैल्यू आपको क्रिएट करेगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर और काफ़ी हेल्प करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जॉय सर की एक स्ट्रेटजी ट्रिंकर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। ट्रिंकर एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपना इजीली ब्रोकर ज्वाइन करके, ब्रोकर को आप जोड़ करके आप ट्रिंकर के साथ अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें जॉय सर की स्ट्रेटजी भी हमने देखी ट्रिंकर के अंदर लगी हुई है। अब ये स्ट्रेटजी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या और ट्रिंकर की स्ट्रेटजीज को आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्रिंकर का मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर इस लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो आपको एवरी टाइम 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितनी बार आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को रिन्यू करेंगे उतनी बार आप 200 रुपीज़ का डिस्काउंट आप वेल कर सकते हैं ट्रिंकर के थ्रू, अगर आप करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, मैं एक आपको गाइडेंस देना चाहूँगा। मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करने जाते हो ना, तो ट्रेडिंग में पैसा बनाना या ना बनाना एक सेकंड थिंग है। पहली थिंग ये है कि मार्केट के अंदर आपको ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं देनी है, ब्रोकर की ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं। तो ट्राई आपको क्या करना है, शुरुआत में कैपिटल कम है, ट्राई करने के लिए आए हो, चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही, हमेशा सोच के चलो मार्केट में लॉस की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप मार्केट में ट्राई कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा ब्रोकर, अगर आपकी कैपिटल बहुत कम है, बहुत कम कैपिटल है स्पेशली उनके लिए, तो जो ब्रोकर जीरो ब्रोकरेजेस ले रहे हैं, अगर मार्केट में ऐसा ब्रोकर है जो जीरो ब्रोकरेजेस में है या फिर बहुत नॉमिनल सी ब्रोकरेज आपसे लेता है, तो एक रिलायबल ब्रोकर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप चुन करके उसके अंदर एल्गो लगाने की कोशिश करिएगा। दूसरा, आप एक चीज़ और आपको देखनी है कि आपको एल्गो करने के लिए ब्रोकर से एपीआई लेना होता है। तो काफ़ी सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो एपीआई का चार्जेस लेते हैं और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो अपना एपीआई फ्री में देते हैं। तो आप ऐसा ब्रोकर चूज करिए जो अपना एपीआई फ्री में देता हो। जैसे कि अगर मैं फायर्स की बात करूं, फायर्स अपना एपीआई फ्री में देता है। आप फ्री में एपीआई लेकर के ट्रिंकर के साथ जोड़ करके अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन फायर्स आपसे ब्रोकरेजेस लेता है। तो अगर आपका थोड़ा कैपिटल इतना है कि आप ब्रोकरेजेस मैनेज कर सकते हो तो आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा ब्रोकर मिल रहा है जिसमें एपीआई भी आपको फ्री में मिल रहा है प्लस स्टार्टिंग में बहुत कम कैपिटल है, तो आप प्लीज उस ब्रोकर के पास जाइए जहां पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा ना लगे इनिशियल बेसिस पे। देन दोस्तों उसके बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल छोटा है तो इनिशियल बेसिस पर आपको ये दोस्तों टास्क आपको करना है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।